कि जिनकी वजह से बिहार बर्बादी की कगार पर आकर खड़ा हुआ, जिनकी वजह से बिहार में से युवाओं का पलायन बढ़ा, जिनकी वजह से आज भी बिहार के युवा शिक्षा रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश जाते, जिनकी वजह से बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई। तो ऐसे में उस व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके का समझौता संभव ही नहीं है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। बच्चे ना जो की भी तैयारी कर रहे हैं। वो संभावित विधानसभा की सीटें, संभावित विधानसभा के हमारे प्रत्याशी, तमाम इन बातों को लेकर चर्चा और समीक्षा हम लोग शुरू कर चुके हैं और उसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए आज की ये प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक को बुलाया गया, जिसमें जिलावार हर जिले की समीक्षा पार्टी के नेतृत्व द्वारा की गई है। किस जिला में हम लोग का संगठन कितना मजबूत है, कहां पर संगठन को और मजबूत करने की हम लोग को जरूरत है, कितने बूथों पर हमारे कितने पदाधिकारी नियुक्त हो चुके हैं, कौन कौन से बूथ ऐसे हैं जहां पर अभी हम लोग को और मेहनत करने की जरूरत है। इन तमाम बातों को लेकर चर्चा हुई है। इन बातों को भी ध्यान में रखा गया है कि अगर पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ती है तो संभावित सीटें क्या होंगी, गठबंधन का स्वरूप क्या होगा और उसके अनुसार हम लोग की कौन कौन सी सीटें होंगी। इन तमाम बातों को लेकर पार्टी ने अपनी तैयारी की है और उसी उद्देश्य के साथ हम लोग की निरंतरता में ये समीक्षा बैठकों का दौर शुरू हुआ है। आज मेन बॉडी की ये समीक्षा बैठक की गई, जिसमें विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे। उन्होंने भी अपने अपने प्रकोष्ठों की जानकारी दी, पर आने वाले दिनों में ये प्रदेश अध्यक्ष भी अपने अपने प्रकोष्ठों की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक इसी तरीके से करेंगे, जहाँ पे उनके जिला अध्यक्ष, उनके जिला प्रभारी और उनके बूथों पर उनकी क्या मजबूती है विभिन्न प्रकोष्ठों की, इस पर वो लोग चर्चा करके प्रदेश कार्यालय में अपनी जानकारी, अपनी सूची वो लोग सबमिट करने का वो लोग काम करेंगे। आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव के मद्देनजर क्या रणनीति रहेगी, उस पर भी आज चर्चा हुई है। हर जिले में पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, उसको लेकर भी चर्चा की गई है। विभिन्न जिलों में कई ऐसे नए साथी हैं जो पार्टी की सदस्यता लेना चाहते हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत कार्य कर रहे हैं। कई विभिन्न दलों के सदस्य हैं, कई विभिन्न दलों के नेता हैं और कई सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए पार्टी के साथ वो जुड़ना चाहते हैं। उन लोगों का ज्वाइनिंग का कार्यक्रम विभिन्न जिलों में कैसे हो, उसको भी लेकर चर्चा की गई है। आने वाले जिलों में जैसा हमने कहा कि हम लोग विधानसभा को भी मद्देनजर रख रहे हैं, तो ऐसे प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी, उन लोगों के विधानसभा वाइज किस तरीके से कार्यक्रम होंगे, उस पर भी आज चर्चा हुई। ओवरऑल अगर मैं इसको समअप करते हुए अगर मैं कहूँ तो पूर्णतः चुनाव को अब मद्देनजर रखते हुए और चुनाव में हर परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए पार्टी किस गठबंधन के साथ, गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, इन तमाम परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए प्लान ए, प्लान बी
प्लान सी, हर प्लान पे काम हुआ है। अंतोगत्वा हम लोग 40 सीटों पर अपनी इतनी मजबूत तैयारी कर रहे हैं और 243 विधानसभा पर हम लोग अपनी मजबूत तैयारी कर रहे हैं। इसको ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर आप लोग चलाएंगे कि हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ने का या सारी सीटों पर तैयारी का हम लोगों ने फैसला किया। ऐसा होता नहीं है। जब कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता ये बोलता है कि हम सारी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, उनको करनी भी चाहिए, क्योंकि बाद में यही सवाल आपकी तरफ से आएंगे भी। मैं पहले भी बोल दूं, बाद में भी आप पूछेंगे तब भी मैं बोलूँगा। उनको करनी भी चाहिए तैयारी। हम लोग भी कर रहे हैं हर सीट पर तैयारी। उद्देश्य इसका ये होता है कि ना सिर्फ जिस सीट पर आप चुनाव लड़ें, ना सिर्फ उस सीट पर आपके संगठन का लाभ सिर्फ आपके प्रत्याशी को हो, बल्कि जिन सीटों पर आप चुनाव नहीं भी लड़ें और आपके गठबंधन के साथ ही उस पर चुनाव लड़ें, ऐसे में भी आपके संगठन का लाभ उनको मिले। भाई कल को कोई मुझसे गठबंधन क्यों करेगा अगर अधिकांश सीटों पर मेरा संगठन ही नहीं होगा? क्या लाभ होगा किसी दल को मुझसे गठबंधन करके? हम तो भैया उनके संगठन का लाभ ले लेंगे, पर हम अपना लाभ उनको कैसे दे पाएंगे? इसके लिए हर राजनीतिक दल को हर सीट पर तैयारी करना जरूरी है। कितनी सीटों पर तालमेल होता है ये गठबंधन के भीतर की बातचीत है। जब ये चर्चा होगी सार्वजनिक इसको किया जाएगा। तो आज इसी उद्देश्य के साथ ये प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। आने वाले दिनों में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को और मजबूती से गांव-गांव, घर-घर तक कैसे पहुंचाया जाए, उसको लेकर भी एक रूपरेखा तैयार की गई है। कई हमारे प्रदेश के ऐसे सम्मानित नेता हो, अभिनेता हो, खिलाड़ी हो या विभिन्न क्षेत्रों के ऐसे सम्मानित महानुभाव, उनसे भी आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता मुलाकात करके बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की प्रतिलिपि उनको सौंपने का काम करेंगे, ताकि जो बिहार को विकसित राज्य बनाने के रोड मैप के साथ हम लोग निकलें, उसमें अगर किसी और वर्ग की भी अपने कोई सुझाव हो तो उसको भी हम लोग उनके माध्यम से आने वाले दिनों में इनकॉर्पोरेट करने का हम लोग प्रयास करेंगे। अंतोगत्वा हम लोग चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के हर वर्ग का, संभवतः हर व्यक्ति का सुझाव बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में सम्मिलित हो। कोई वर्ग, कोई जाति, कोई समुदाय ऐसा नहीं छूटना चाहिए जिसके हितों को मद्देनजर रखते हुए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ने का काम करें। उसमें आने वाले दिनों में एक प्रोग्राम के तहत इस प्लान को भी रोल आउट किया जाएगा, जिसमें जैसा मैंने जिक्र किया कि हर वर्ग के जितने भी वरिष्ठ साथी हैं उनसे मुलाकात करके न सिर्फ उनको बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उनको प्रतिलिपि सौंपी जाएगी, बल्कि उनसे भी सुझाव मांगे जाएंगे कि उसको पढ़ने के बाद उन्हें लगता है कि ये संभवतः कोई खिलाड़ी होगा जिनके पास हम जाएंगे और वो बोलेंगे कि भैया खेल कूद में ये 4 पॉइंट आपने जोड़े, 2 पॉइंट और हमारी तरफ से भी जोड़िए। तमाम बातों पर चर्चा होगी। अंतोगत्वा हम लोग का लक्ष्य पूरे प्रदेश को एक साथ लेकर चलने का। मैं 6%, 16%, 50%, 92%, 32% की बात नहीं कर रहा। और अब तो प्रतिशत नहीं, अब तो हम लोग को भैया कोड नंबर भी मिल गए। तो मैं कोई 121वें की बात नहीं कर रहा, 171वें की बात नहीं कर रहा, 79, 80, 90 की बात नहीं कर रहा। मैं 13 करोड़ बिहारियों की बात कर रहा। और तभी विकसित प्रदेश बनेगा जब हम लोग कोड नंबर से उठकर, जातियों से उठकर, संप्रदायों से उठकर हम लोग सबको साथ लेकर चलने की बात करेंगे। उसी उद्देश्य के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का निर्माण भी हुआ था और अब उसको कैसे हम लोग घर घर तक पहुंचाएं, ये आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में इसकी चर्चा हुई। आने वाले दिनों में कई और ऐसी बैठकें होंगी और चुनाव आते तक हम लोग चाहते हैं कि हर बूथ पर लोक जनशक्ति पार्टी का संगठन पूर्णतः मजबूत हो,
ताकि जहाँ से हम चुनाव लड़े, हमारे साथी चुनाव लड़े, सबको उसका लाभ मिले। अब अगर आपके कोई सवाल, इस लोकसभा चुनाव में भी अकेले रणनीति बना रहे हैं क्या? चुनाव लड़ने आगामी लोकसभा चुनाव में भी अकेले रणनीति बना रहे हैं क्या? भाई आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार तो रहने की जरूरत होती ही है ना। Having said that, गठबंधन को लेकर ये आप सबसे छुपा तो है नहीं कि चर्चाएं चल ही रही हैं, पर जब तक चर्चा का एक अंतिम स्वरूप नहीं आता तब तक गठबंधन को लेकर किसी तरीके की कोई भी बात करना उचित नहीं। और ये गठबंधन का स्वरूप फाइनल होते होते तक चुनाव भी समीप होंगे, क्योंकि ये हम लोगों ने अक्सर देखा है कोई भी गठबंधन का फाइनल स्वरूप, बल्कि पिछले विधानसभा के चुनाव में तो आप देखिएगा कि अधिसूचना आ गई थी, तब तक गठबंधन ही तय हो रहे थे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हम लोगों ने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, पर तब तक कोई महागठबंधन में था तो उनकी पीठ पे खंजर भोंका गया तो वो दूसरे में चले गए। तो ये स्वरूप आखिर तक बनते बिगड़ते रहते हैं। बट हाँ, तब तक हम लोग अपनी पूरी मजबूत तैयारी हम लोग रखना चाहते हैं। ये गठबंधन के भीतर की बातचीत है। मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा कि अगर मैं सीटों की संख्या अभी सार्वजनिक तौर पे चर्चा करने लग जाऊं। ये गठबंधन के भीतर इसको लेकर चर्चा हो रही है और जब आम सहमति बनेगी तो घोषणा भी करनी है। भाजपा पर से आपका भरोसा हिला है ऐसा? भाई भरोसा तो मेरा तब हिलेगा जब हम लोग चर्चा के उस दौर पे पहुंचेंगे जहाँ पे सहमति नहीं बन रही हो। चर्चा ने अभी उस तरीके से गति ली ही नहीं है और इस बात को मैंने कहा है कि ये हर गठबंधन में ऐसा ही होता है। चुनाव आते तक ये चर्चाएं बढ़ती हैं, तो सब कुछ आज तय हो जाए मैं ये मान के भी नहीं चाहता और मैं किसी जल्दबाजी में हूँ भी नहीं। वक्त तय किया जाएगा कि चुनाव के वक्त गठबंधनों का स्वरूप क्या है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ भाई, क्योंकि भरोसा मेरे मुख्यमंत्री पर भी नहीं किया जा सकता ना कि वो कब तक कहाँ रहते हैं, किस गठबंधन में रहते हैं, नहीं रहते हैं। एक बात मैं जरूर स्पष्ट कर चुका हूं कि जहां पर मेरे मुख्यमंत्री हैं उनके साथ किसी भी तरीके का समझौता लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए संभव नहीं। नवादा वाली सीट से तो अमित शाह जी ने ऐलान कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे, अब वो बीजेपी लड़ेगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आप क्या उस पर उम्मीद करते हैं? जो पहले आपको मिली थी सीट अब उससे बढ़ाएंगे? मुझे क्या उम्मीद करनी है? वो जिनकी सीट थी उनको चिंता होगी, मुझे किस बात की चिंता है? आपकी पार्टी की सीट जिनकी पास उनके सांसद है आज की तारीख में, चिंता उन लोगों को होनी चाहिए। भाई हम लोग तो जब गठबंधन की बात करेंगे, जब सीटों की बात करेंगे, तब हम लोग की दावेदारी अलग होगी। हम लोगों ने तो किसी सीट पे दावेदारी अभी तक पेश की नहीं। हम लोगों ने तो कहा नहीं कि भाई ये संख्या या ये सीटें, बट जिनकी संख्या और सीटें सामने है, चिंता तो उनको होनी चाहिए। चिराग जी कौन कह रहे हैं? आपके चाचा कह रहे हैं कि आप दिशाहीन राजनीति कर रहे हैं। प्रभु, जिस दिन हमारी दिशा तय हो गई ना, चिंता सबसे ज्यादा उन्हीं को ही होगी। उन्हीं की परेशानी बढ़ेगी जिस दिन हमारी दिशा स्पष्ट हो गई और उसकी घोषणा कर दी गई। नीतीश कुमार ने आपको न्योता दिया है कि आज आप उनके यहाँ जाएंगे। इफ्तार पार्टी में चिराग जी आप शामिल होंगे। चिराग जी इफ्तार पार्टी में आज आप शामिल होंगे, मुख्यमंत्री ने आपको न्योता भेजा है। भाई मेरा पहले से ही कार्यक्रम निर्धारित है, हाजीपुर का कार्यक्रम लगा हुआ है। मैं हाजीपुर निकलूंगा, पर हाँ उनकी तरफ से जरूर न्योता इफ्तार के लिए मिला है। हमारी पार्टी के वरिष्ठ साथी जरूर हैं। चिराग जी, ये तय है कि जहां नीतीश कुमार रहेंगे वहां आप नहीं रहेंगे, ये फिक्स है? भाई नीतीश कुमार जी से समझौता करना होता तो प्रभु बहुत समय था मेरे पास। तेजस्वी यादव से चिराग जी मैं मानता हूँ कि जिनकी वजह से बिहार बर्बादी की कगार पर आकर खड़ा हुआ, जिनकी वजह से बिहार में से युवाओं का पलायन बढ़ा, जिनकी वजह से आज भी बिहार के युवा शिक्षा रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश जाते हैं, जिनकी वजह से बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई, तो ऐसे में उस व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके का समझौता संभव ही नहीं है। समझौता करना होता अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए या लाभ के लिए, तो मैं 2020 में करता ना भाई, जब उस वक्त मैंने अपनी पूरी पार्टी के अस्तित्व को दांव पे लगाया, अपने विचारों सिद्धांतों के लिए
तो आज मैं क्यों समझौता करूं, जबकि आज की तारीख में हम लोग की पार्टी और बहुत मजबूत है। हमारे इंटरव्यू निकाल के देख लीजिए, उसमें 50 बार हम जवाब दिए, हम फिर दे देते हैं। हाँ, जवाब दे दिए। चिराग पासवान, मेरे पिता जब बीमारी की हालत में, जब वो ऐसी परिस्थिति में थे जब वो बोल चल नहीं सकते, जब वो वेंटिलेटर पे थे, उस वक्त कोई एक व्यक्ति जो मजबूती से हमारे साथ खड़ा था, वो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी थे। उस वक्त ना बिहार के मुख्यमंत्री को चिंता थी, फोन तक कर उन्होंने मेरे पिता का हालचाल जानना जरूरी नहीं समझा। बिहार के जितने और नेता हैं उन लोगों ने हालचाल जानना जरूरी नहीं समझा, परिवार के कई सदस्यों ने आकर उनको देखना था जरूरी नहीं समझा। ऐसे में कोई एक व्यक्ति जो दिन रात और दिन में 2-2 बार समय पूछेंगे, मैं समय भी बताता हूँ। सुबह ठीक 8:30 बजे मेरे मोबाइल का फोन बजता था, सुबह ठीक 8:30 प्रधानमंत्री जी खुद फोन पर होते, और रात में लगभग 10:30 बजे, कभी 11:30 बजे, कभी 8:45 बजे, शाम का आगे पीछे होता था। दिन में 2 बार निरंतरता में 40-45 दिन उनका फोन हमको आता।